वेलकम दोस्तों, सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन नहीं कहोगे आप, है ना। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कोयला, नाइट्रोजन, ऑफ पेट्रोलियम और जल गैस है। देखो, कोयला क्या होता है? कोल से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का होता है नाइट्रोजन N2। पेट्रोलियम, पेट्रोल में होते हैं कार्बन श्रृंखला होती है, मतलब अगर हम देखें तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। और जल गैस क्या होती है? CO+H2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम जल गैस बोलते हैं। आपसे पूछा गया जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन कौन से नहीं है? नाइट्रोजन। ओके, याद रखना है। अब देखो, ईंधन क्या होता है? ईंधन होते हैं जिनसे हमें ऊष्मा मिले, ठीक है, ऊष्मा दें। अच्छा ईंधन कौन सा होगा? अच्छा कौन कौन होगा? जो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा दे। कैसा? ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा दे और प्रदूषण कम हो, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। और हाइड्रोजन सबसे सही होता है, क्योंकि इसके द्वारा दी गई ऊष्मा सर्वाधिक होती है और प्रदूषण भी नहीं होता। देखो, हाइड्रोजन जब चलेगा ना तो ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वापस से H2O बना लेता है वायुमंडल में। इस वजह से किसी तरह का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। और हाइड्रोजन को ही हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ईंधन तत्व नहीं है मतलब जिसका उपयोग करके आप ईंधन नहीं बना सकते। आपके ऑप्शन रेडियम, थोरियम, हीलियम या यूरेनियम, इनमें से क्या? देखिए, यूरेनियम होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, U235, है ना। दूसरा है थोरियम, बिल्कुल थोरियम होता है, और इसका ऐसे क्या होता है? मोनाजाइट, ठीक है। इसके बाद रेडियम, रेडियम होता है, बिल्कुल रेडियम भी होता है। सही आंसर है हीलियम। देखो, हीलियम ईंधन नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सन होता है, सन में हीलियम होता है, ये तो ईंधन है, लेकिन हीलियम ईंधन नहीं है। ईंधन वहां पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अणु मिले, उसके बाद He बना है सन में, ठीक है ना। तो ईंधन हीलियम नहीं होता। याद रखना है आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों से इसमें गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है, सबसे कम प्रदूषण? हाइड्रोजन के द्वारा होता है या डीजल? डीजल भी क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, है ना। याद रखना है आपको, हाइड्रोकार्बन्स। या फिर कोयला के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे कम होता है हाइड्रोजन के द्वारा। रीजन क्या है? वही कि जब हाइड्रोजन का आप दहन करोगे तो वायुमंडल में हाइड्रोजन जाएगी और फिर उसके बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये H2O बना लेगी, और H2O तो कोई प्रदूषण है नहीं, इसलिए हाइड्रोजन के द्वारा सबसे कम प्रदूषण होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सोडा अम्ल, पाउडर, झाग या इनमें से कोई नहीं। याद रखना है इसे, है ना। जो पेट्रोल से लगने वाली आग होती है, एक्चुअल पेट्रोल नहीं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन से जो आग लगती है ना, इसके लिए सबसे अच्छा होता है कौन सा? झाग, है ना। झाग वाला अग्निशामक सबसे अच्छा होता है। लेकिन अब हर जगह तो उपयोग नहीं कर सकते, ना ही हमें इतना अवेलेबल हो सकता है, तो इसलिए केवल क्वेश्चन में ही हम इसे पढ़ते हैं कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए झाग वाला अग्निशामक। ओके, अगला क्वेश्चन, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? वायु, देखो वायु क्या है? वायु दो चीजें हैं आपके पास जब इस तरह का क्वेश्चन है। एक तो ऑप्शन है आपके पास, आप या तो इसे यौगिक बोल दो या फिर मिश्रण बोल दो। आई होप कि आप सभी इसे मिश्रण बोलेंगे ना, और मिश्रण है भी। अब ऑब्वियसली अगर मिश्रण है तो इसमें सभी तरह की गैस, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, क्लोरीन भी होगी, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, वो सभी होंगी। और यहाँ पर हम तुलना कर रहे हैं वायु से हल्की, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रोपेन होती है वायु से हल्की, जिसमें 3 कार्बन होते हैं? क्या ऑक्सीजन होती है? इसका परमाणु भार होता है 16, नहीं। क्लोरीन नहीं। अमोनिया, बिल्कुल सबसे हल्की अमोनिया है यहाँ पर, NH3। तो अमोनिया वायु से हल्की होती है, और ये इसलिए वायु में पाई जाती है। ऊपर जाकर ये क्या बना लेती है? अमोनियम आयन बना लेती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैसीय समीकरण PV इज इक्वल टू nRT,
में आर क्या सूचित करता है, आपसे ये पूछा गया। 1 ग्राम गैस को बिल्कुल नहीं। दूसरा, 1 मोल गैस को नहीं, मोल को क्या रिप्रेजेंट करता है, एन। ओके। इसके बाद 1 लीटर गैस को नहीं। ठीक है। लीटर, आयतन, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। अब देखो, जो पी होता है, पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। ठीक है। वी रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। इसके बाद टी रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, टेम्परेचर को। और एन और आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है आदर्श गैस स्थिरांक, है ना। मतलब कि आइडियल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, गैसों से संबंधित नहीं है। फैराडे का नियम क्या था, मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। बॉयल का नियम क्या था, इसमें था कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। चार्ल्स के नियम में क्या था, और गैलुसाक के नियम में क्या था, चार्ल्स के नियम में था प्रेशर कांस्टेंट, और गैलुसाक के नियम में आयतन कांस्टेंट। तो क्या चीज नहीं है, गैस से संबंधित, गैस के समीकरण में संबंधित फैराडे का नियम, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर, बहुत सारे ताप है, T1 एक फिक्स ताप है, T2 एक दूसरा फिक्स ताप है, T3 एक तीसरा, T4, इस तरह से बहुत सारे ताप हैं, है ना, निश्चित। गैसों के आयतन, दाब, आचरण को दर्शाने के लिए किस आरेखित चक्र का आप उपयोग कर, देखो, अगर हम गैस का समीकरण देखें तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, ऐसा होता था। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है आयतन और दाब के बीच में बता रहे हैं, एन और आर कांस्टेंट है। तो पी समानुपाती अन 1/v, और यहाँ पर क्या कर दिया, टी कर दिया है कांस्टेंट, है ना, टी कांस्टेंट कर दिया है। तो इसके बीच में आप ग्राफ, इसके बीच में बोला जा रहा है, अगर उसने बोल दिया है नियत ताप, नियत ताप मतलब अगर हम इंग्लिश में इसको ही देख लें तो होता है आइसो थर्मल। आइसोथर्मल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और हाँ, ये कौन सा समीकरण होता है जिसमें ताप कांस्टेंट होता है, ये होता है बॉयल का नियम। किसका नियम, बॉयल का नियम होता है ये। ठीक है। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है। आदर्श गैस समीकरण होता क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। आपसे पूछा गया है एक आदर्श गैस की ऊर्जा, मतलब आइडियल गैस की ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है। तो पहली बात तो आइडियल गैस कोई होती नहीं, ये एक हाइपोथेटिक सिनारियो है। ठीक है ना। पूर्णतः आदर्श गैस कोई भी नहीं होती। आपसे पूछा गया आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है आयतन पर, मोलों की संख्या पर, दाब पर, या फिर तापमान पर। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, ना ही ये ना ही ये। ठीक है। सही आंसर क्या है, मोलों की संख्या पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया था, बॉयल ने नहीं। बॉयल ने कौन सा नियम दिया था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। चार्ल्स ने कौन सा नियम दिया था, पी समानुपाती टी। ओके, मतलब कांस्टेंट। एवोगाद्रो नियम, बिल्कुल इन्होंने दिया था, यही है सही आंसर। और इन्होंने क्या बताया था, कितनी होती, कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, इसे बोलते हैं हम एवोगाद्रो नंबर। इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक हम देखते हैं ना कि हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हम एक उत्प्रेरक उत्प्रेरक ले लेते हैं, अमोनिया बनाते हैं तो आयरन उत्प्रेरक ले लेते हैं। तो इस तरह के उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, आपसे पूछ, रदरफोर्ड ने किस चीज की थी, नाभिक की। लुइस ने किस चीज की थी, अम्ल और क्षार, लुइस अम्ल और लुइस क्षार आपने पढ़े होंगे। वर्जीलियस है इसका सही आंसर, ऑप्शन सी, उत्प्रेरक की खोज किसने की,
वर्जिलियस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण, सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? देखिए आपने पढ़े होंगे मेंडलीव, है ना, आपने पढ़ा होगा मोस्ले, जो मेनली आप इन्हें ही पढ़ते हो सबसे ज्यादा, है ना, मोस्टली। बाकी फिर और नाम भी आप पढ़ते हो, जैसे यहाँ पर डोब्रेनर दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ोगे, न्यूलैंड को भी पढ़ते होगे, इन सभी को पढ़ते हो। लेकिन आप अगर, आपको अगर ऑप्शन ना दिए जाए तो आप में से 80% लोग मेंडलीव का आंसर टेक कर देंगे, ठीक है ना, जबकि मेंडलीव गलत है। लोक मेयर भी गलत है। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था डोब्रेनर ने, है ना, और इन्होंने अपने यहाँ पर कितने तत्व लिए थे? करीब 70 के आसपास, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, देख लेना, लगभग 70 तत्व लिए थे, और इन्होंने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद आवर्त और समूह की जो संकल्पना थी वो लेकर आए थे मेंडलीव, ठीक है ना, और फिर इसी संकल्पना को इन्होंने मोसले ने भी अपनाया, और इन्होंने भी आवर्त के आधार पर ही किया। लेकिन मेंडलीव ने क्या लिया था? मेंडलीव ने भार को केंद्र में लिया था, और मोसले ने क्रमांक को केंद्र में लिया है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो डोब्रेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है मेंडलीव, डोबनेरर, रदरफोर्ड या न्यूलैंड। देखो त्रिक का नियम होता क्या है, देखिए त्रिक के नियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए तीन तत्व हैं, ए, बी और सी, है ना, और तीनों एक सीक्वेंस में है। अब मान लीजिए इसका अणुभार, सॉरी परमाणु भार, परमाणु भार, है ना, इनके हैं, एक का ए है, इसका बी और इसका सी। तो इन्होंने कहा था कि जो बी का परमाणु भार होगा वो ए और सी के परमाणु भार का औसत होगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से अगर आप ए बी सी डी ले लो और इनके परमाणु भार ए बी सी डी कर लो, तो जो सी होगा वो बी प्लस डी अपॉन टू होगा। ये होता है त्रिक का नियम, है ना, ये उन्होंने कहा था कि ऐसा नियम होगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत साबित हुआ। मतलब सभी तत्वों पर ये लागू नहीं होता है ना, तो इसे हम बोलते हैं त्रिक का नियम। अब ये नियम दिया किसने था? ये दिया था मेंडलीफ ने, डोब्रेनर ने, रदरफोर्ड या न्यूलैंड ने? डोब्रेनर ने, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम क्या होता है? अष्टक नियम का मतलब होता है कोई भी परमाणु है ना, कोई भी अस्थाई परमाणु है ना, और अस्थाई परमाणु स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहे? स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है ना, स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है, अष्टक पूर्ण की कोशिश। अब अष्टक होता क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे कोई परमाणु है ना, यहाँ पर है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। इसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, ये रही, ये रही, इसके चारों तरफ होती हैं कक्षाएं। पहली कक्षा में आपने देखा दो होते हैं, दूसरी कक्षा में आपने देखा 8 होते हैं, तीसरी कक्षा में आपने देखा मान लीजिए 8 होते हैं, चौथी कक्षा में मान लीजिए 6 है, जो सबसे बाहरी कक्षा है। अब ये क्या करेगा? ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो इसे हम बोलते हैं अष्टक। मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, और इसे ही हम बोलते हैं अष्टक नियम। क्योंकि ये स्थायित्व तो तभी आएगा जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सही आंसर क्या हुआ? किसने की थी अष्टक? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी न्यूलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्धारण किया था? आवर्त सारणी सबसे पहले, रदरफोर्ड नहीं, लुईस नहीं, मेंडली बिल्कुल सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? देखिए चाकू से काटी जा रही है, मतलब मुलायम धातु होगी कोई, है ना, मुलायम धातु है ये कोई। तो कौन सी होगी? दो होती हैं, एक तो होती है पोटेशियम और एक होती है सोडियम। इसमें ऑप्शन है लोहा नहीं, सीसा नहीं, बिल्कुल सोडियम होती है, तांबा भी नहीं होती, जिसे आप चाकू से काट सकते। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, साधारण नमक क्या होता है? साधारण नमक या सामान्य नमक या नॉर्मल, इसे हम एक क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं।
टेबल सॉल्ट या साधारण नमक। ठीक है। क्या होता है ये? सोडियम कार्बोनेट मतलब NaCO3, या फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, या फिर इनमें से कोई नहीं। नहीं, क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धावन सोडा। है ना? कौन सा सोडा? धावन सोडा। इसे क्या बोलते हैं? इसे कास्टिक। है ना? कास्टिक सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं? डबल रोटी आप बना रहे हो, खाने की चीज को, बेकिंग पाउडर, है ना? क्या बोलोगे? सोडियम क्लोराइड बोलोगे क्या? नहीं, इसे बोलते हैं टेबल सॉल्ट या नमक। सोडियम सल्फेट Na2SO4, नहीं। दूसरा, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्या इसे इसे बोलते हैं? बिल्कुल सही, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं क्या चीज? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं। निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? आप सभी जानते हो जो सी वाटर होता है वो कैसा होता है? लवड़ी होता है ना? लवड़ी होने का मतलब इसमें लवण पाए जाते हैं। तो लवण, कौन से लवण इसमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये लवड़ी होता है? ठीक है ना? आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट NaHCO3। देखिए क्या होता है, लवण, लवणता दो आ, लवण होते हैं जिनकी वजह से होती है। एक तो होता है NaCl और एक होता है MgCl2। मेनली ये दोनों पाए जाते हैं, है ना? सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, फिर ये पाया जाता है। तो इसकी परसेंटेज होती है लगभग 75%, है ना? इससे भी ज्यादा। और मैग्नीशियम क्लोराइड की होती है लगभग 10.5%, है ना? इससे भी ज्यादा, है ना? इसके ऊपर। तो मेनली ये दोनों हैं जिनकी वजह से पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन होता है सोडियम क्लोराइड जो कि सबसे ज्यादा होता है। अब बारी आती है फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में आप कौन सा रसायन उपयोग में लाओगे? सोडियम सल्फेट लेकर आओगे Na2SO4, या फिर सोडियम थायोसल्फेट लेके आओगे Na2H2O3, है ना? या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है सोडियम थायो सल्फेट, ये वाला, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? चांदी, सोना, लोहा या एल्यूमिनियम, इनमें से क्या? देखिए रक्षित होने का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले बात हुई है अपना ही ऑक्साइड। ठीक है। ऑक्साइड है, जहां आ गया ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है ना? ऑक्साइड का मतलब होता है, हो गया है कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा मतलब क्या हुआ? इसका हुआ ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। अब अगर ऑक्सीकरण हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे? धातु का क्या हुआ? संक्षारण। ये चीज याद रखना है, धातु का क्या होता है? संक्षारण। तो आपसे अल्टीमेटली पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु है जो ऑक्साइड बनाने के बाद संक्षारित नहीं होती, मतलब उसका संक्षारण बस एक बार होता है, फिर नहीं होता। तो देखो एल्यूमिनियम की अगर आप बात करो तो ये बना लेता है बिल्कुल, और यही सही आंसर है। देखो एल्यूमिनियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है कोई एल्यूमिनियम की लेयर, ठीक, इसने पहली बार ऑक्सीजन से क्रिया की, ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होने के पश्चात इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, किसकी? Al2O3 की। ठीक है, ये बन गई, एक लेयर बन जाती है Al2O3 की। और जो Al2, देखो एल्यूमिनियम रिएक्शन की ऑक्सीजन से तो बना Al2O3। ठीक है। अब जो Al2O3 होता है, ये बाद में ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, है ना? नो रिएक्शन, ऑक्सीजन से ये रिएक्शन ही नहीं करता। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा तो संक्षारण नहीं होगा। मतलब कि एल्यूमिनियम का एक बार संक्षारण होता है, एक बार ऑक्साइड बन गया। अब यही ऑक्साइड ऑक्सीजन से इसकी रक्षा कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगी? एल्यूमिनियम। चांदी पर क्या होता है? ऑक्सीकरण से कैसा कलर का दिखने लगता है? ब्लैक। सोने का तो नहीं होता है। और लोहा कैसा दिखने लगता है? रेड। ठीक है ना?
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? जब हम रॉकेट को चलाते हैं, कोल गैस कहते हैं? नहीं। कोक? नहीं। बायोमास? नहीं। और सही का आंसर क्या है? प्रणोदक। जो रॉकेट ईंधन होता है, रॉकेट फ्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रणोदक। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण हो, मतलब सबसे कम प्रदूषण हो, किसमें होगा? कोयला में? नहीं। केरोसिन? बिल्कुल नहीं, ये भी हाइड्रोकार्बन होता है। डीजल? ये भी हाइड्रोकार्बन होता है। कोयला तो है ही जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। फैक्ट्री कंपोनेंट है, मेन फैक्ट्री कंपोनेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और मैंने बताया इस लेक्चर को तीसरी बार बता रहा हूँ इस लेक्चर में कि हाइड्रोजन जलेगी, ऊपर जाएगी और फिर हाइड्रोजन प्लस O2 मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O, है ना? ये बना लेते हैं। इस वजह से कोई प्रदूषण नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपसे है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? देखो, सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली अगर ये लिखा हो तो भी ठीक, और नहीं लिखा हो बस इतना लिखा हो कुकिंग गैस, तो आपको पता होनी कुकिंग गैस मतलब एलपीजी। ठीक है, एलपीजी क्या होता है? एलपीजी में एल का मतलब ही होता है लिक्विड, और पी से पेट्रोलियम, और जी से गैस।